नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम उत्तराखंड की क्लास में देखेंगे। आज हमारी नई सीरीज शुरू होने जा रही है जिसमें कि जिला दर्शन में देखेंगे हम पहला जिला देहरादून। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सभी लोगों तक पहुंचाइएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो इसमें देखेंगे हम देहरादून के बारे में, मैप से भी समझेंगे और फोटो वगैरह इमेजेस वगैरह से भी हम समझेंगे। इंपॉर्टेंट रहेंगी ये क्लास है हमारे हर एग्जाम के लिए, यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि पटवारी है, उत्तराखंड पुलिस है, वीडियो वीपीडीओ है और अभी यूके पीएससी के भी एग्जाम होने वाले हैं, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो देखते हैं हम देहरादून सीरीज के बारे में। तो देहरादून में हमारा पहला ये कुछ इस प्रकार से देहरादून का मैप हमारा कुछ दिखता है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या क्षेत्र इसमें पड़ते हैं। तो देहरादून में हमारे जो क्षेत्र पड़ते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे त्यूनी क्षेत्र हो गया, हनोल, ये पहला तो हनोल क्षेत्र हो गया। हनोल में हमारे महासू महाराज जी का मंदिर है, सभी को पता होगा ये। त्यूनी, कथियान हो गया, फिर नीचे आके चक्राता क्षेत्र हो गया जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। सैया क्षेत्र हो गया, जौनसार भावर का ये पूरा क्षेत्र है। ये इससे ऊपर कालसी से ऊपर ये इतना इतना ये पूरा जौनसार भावर का क्षेत्र है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर उससे पछुआ दून आ गया, हिमाचल, हरपटपुर, ये आ गया। भद्राज टेम्पल भी यहीं पे पड़ता है, मसूरी से यहाँ से रास्ता जाता है भद्राज टेम्पल के लिए। और फिर ये हमारी देहरादून राजधानी जो पड़ती है। तो और ये इधर डोईवाला वगैरह, ऋषिकेश वगैरह, ये सभी क्षेत्र पड़ते हैं। तो आगे हम इन सभी क्षेत्रों के बारे में देखेंगे हम। तो आगे चलते हैं हम। तो आगे हमारा कहा जाता है कि क्या बोलते हैं, किंवदंती है कि देहरादून जो क्षेत्र है हमारा, देहरादून क्षेत्र, इसका नाम जो पड़ा है वो द्रोणाचार्य, इसका पहले जो नाम था वो द्रोणाचार्य के नाम पे पहले इसका नाम द्रोण नगर था, ऐसे कहते हैं लोग। वैसे कुछ ऐसा कहीं तथ्य तो मिलता नहीं है, पर कहते हैं लोग। और इसका प्राचीन नाम भी पूछा जाता है कि प्राचीन नाम क्या था। तो इसका प्राचीन नाम था हमारा, देहरादून का प्राचीन नाम था हमारा पृथ्वीपुर। क्या था? पृथ्वीपुर। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर था। और यहाँ पे 1999 में 1699 में गुरु राम राय का आगमन हुआ था। किसका? गुरु राम राय का। नोट कर लेंगे आप ये सभी पॉइंट, जो भी मैं लिख रहा हूँ आप नोट कर लेंगे। गुरु राम राय का आगमन हुआ था कब? 1699 में। ठीक है। तो जब 1699 में गुरु राम राय का आगमन हुआ था, तो इन्होंने यहाँ पे मुगल शैली में एक गुरुद्वारा बनाया था, मुगल शैली में। वैसे तो आगे भी पढ़ेंगे हम इस गुरुद्वारे के बारे में, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं वहां पे बता दूंगा, अभी आप थोड़ा यहाँ से देख लीजिए। तो जो मुगल शैली में जो बनाया था इन्होंने, तो उस समय जो गढ़वाल का पवार वंश का शासक था, गढ़वाल में जो पवार वंश के शासक थे वो थे हमारे फतेह शाह। कौन थे? फतेह शाह। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो फतेह शाह ने इनको 3 गांव दान में दिए थे। वो 3 गांव थे खुड़बुड़ा, खुड़बुड़ा, खुड़बुड़ा के साथ साथ था राजपुर, राजपुर, और एक और गांव था चामसारी। ये 3 गांव इन्होंने किस लिए इनको दान दिए थे? वो इसलिए दान दिए थे कि आय के लिए, यहाँ से इन गांवों से वो आय जनरेट कर सके अपनी। तो इसलिए इनको ये गांव दान में दिए थे उस समय। तो ये देहरादून के बारे में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और कुछ और फैक्ट है देहरादून के बारे में, वो भी हम देख लेते हैं यहीं पे। तो जो और फैक्ट है देहरादून के बारे में वो कुछ इस प्रकार से है कि 1635 ईस्वी में देहरादून से क्या क्या घटनाएं घटी है। तो 1635 में शाहजहां का जो सेनापति था, शाहजहां मुगल मुगल था जो शाहजहां, उसका जो सेनापति था, कौन था उसका सेनापति? वो थे नजाबत खान, नजाबत खान। तो नजाबत खान ने 1635 में दून घाटी पर आक्रमण किया था। किस पर? दून घाटी पर, यानी देहरादून पर आक्रमण किया था। कब? 1635 में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। उस समय गढ़वाल की जो संरक्षिका थी, कर्णावती का नाम आपने सुना ही होगा। जो गढ़वाल की संरक्षिका थी वो थी कर्णावती। तो इनको नागकटी रानी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उनके सैनिकों को पकड़कर उनकी नाक काट दी थी। तो ऐसा कुछ कहा जाता है। अब वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था वो तो पता नहीं। और फिर इसके बाद क्या हुआ था कि 14 मई 14 मई 1804 को 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा में, देहरादून में खुड़बुड़ा एक मोहल्ला अभी भी पड़ता है, अभी भी है वो। तो खुड़बुड़ा क्षेत्र, खुड़बुड़ा के मैदान में गोरखों गोरखों और पवार वंश के शासक प्रद्युमन शाह के बीच युद्ध हुआ। ठीक है। कब हुआ? 14 मई 1804 को। और इसमें क्या हुआ? प्रद्युमन शाह की हार हो गई। प्रद्युमन शाह इसमें वीर गति को प्राप्त हो गई और यहाँ पे गोरखाओं का
कब्जा हो गया। ध्यान रखेंगे आप ये पॉइंट भी। तो गोरखाओं का कब्जा हुआ तो कब तक रहा गोरखाओं का कब्जा? ये रहा 1815 तक। ध्यान रखेंगे भाई, कब तक रहा? 1815 तक। और 1800 यहीं पे आगे, जब 1815 के बाद यहाँ पे कौन आ गए थे? 1815 के बाद यहाँ पे आ गए अंग्रेज। कौन आ गए? अंग्रेज। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया, ये आप सभी चीजें नोट कर लेंगे। जब यहाँ पे अंग्रेज आ गए तो क्या बोलते हैं, 1817 में, कब? 1817 में देहरादून का गठन किया गया। देहरादून को जिले के रूप में देहरादून का गठन किया गया, और गठन करके इसको सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। किस मंडल में? सहारनपुर मंडल में। किसको? देहरादून को शामिल किया गया। और जब सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया और इसको 1825 के लगभग, 1825 में कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, 1825 के आसपास इसको कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया। और फिर 1871 या 72 के आसपास इसको क्या किया गया कि इसको मेरठ मंडल में शामिल किया गया। इसमें मेरठ मंडल, ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और फिर 1975 में इसको देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। कब? 1975 में। क्योंकि गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ था? 1969 में। तो इसके बाद इसको गढ़वाल मंडल में शामिल कर लिया गया। किसको? देहरादून को। अब आगे चलते हैं हम, आगे आगे जो पॉइंट देखते हैं हम, आगे देखते हैं। तो देहरादून जिले की जो भौगोलिक संरचना है वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर पूछेंगे कि देहरादून जिले की सीमा उत्तराखंड के अन्य कितने जिलों से लगती है, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो अन्य लगती है 4 जिलों से। और ये 4 जिले कौन कौन से, मैप में हम समझेंगे। ये 4 जिले, एक तो हो गया हमारा उत्तरकाशी, ये उत्तरकाशी क्षेत्र हो गया, यहाँ से लगती है देहरादून की सीमा। और दूसरा हो गया हमारा टिहरी क्षेत्र, ये टिहरी क्षेत्र हो गया हमारा, टिहरी से लगती है सीमा। और तीसरा जिला हो गया हमारा पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल से लगती है। और फोर्थ क्षेत्र हो गया हमारा हरिद्वार, हरिद्वार से भी सीमा लगती है। और नेक्स्ट जो क्षेत्र है हमारा जो है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये भारी राज्य है, तो उत्तर प्रदेश से लगती है सीमा। तो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से लगती है? तो उत्तर प्रदेश के लगती है सहारनपुर जिले से। किससे? सहारनपुर जिले से। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही एक और राज्य से सीमा लगती है, वो लगती है हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों से सीमा लगती है। तो वो 2 जिले कौन कौन से है? तो एक तो होता है सिरमौर, सिरमौर जिला पड़ता है, सिरमौर, इससे लगती है सीमा। और जो दूसरा जिला पड़ता है वो पड़ता है हमारा शिमला। कौन सा? शिमला। इन जिलों से हमारी सीमा लगती है देहरादून की। ये भी आप ध्यान रखेंगे, 4 जिलों से लगती है। और ये जो है ये उत्तराखंड के मैप में कौन सा है? सबसे पश्चिमी जिला। देहरादून कौन सा है? सबसे पश्चिमी जिला। अगर पूछेंगे कि राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो देहरादून सबसे पश्चिमी जिला है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे जो पड़ता है, आगे पड़ता है हमारा दून घाटी। दून घाटी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, वैसे तो और भी है, पूरा देहरादून आता है दून घाटी में। ये एग्जाम्पल के लिए आपके लिए इमेज ली है। तो दून घाटी कितनी है? तो दून घाटी लगभग 75 किलोमीटर लंबी है, 75 किलोमीटर लंबी है क्या? दून घाटी। और यहाँ पे जो दून घाटी में जलवायु पाई जाती है, जलवायु, वो जलवायु कैसी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है समशीतोष्ण। कैसी? समशीतोष्ण जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ समशीतोष्ण के साथ साथ क्या होता है कि जो दून क्षेत्र है, वो दून क्षेत्र किसके मध्य है? तो दून क्षेत्र जो पड़ता है, दून क्षेत्र वो किनके मध्य पड़ता है? तो ये पड़ता है शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच। किसके बीच? शिवालिक, शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच। वैसे ये पहले भी मैंने वीडियो में पढ़ाया है, अगर जिसने वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जाके देख सकता है। तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच ये दून क्षेत्र पड़ता है। और इसके साथ साथ पड़ता है, एक पड़ता है जौनसार बावर क्षेत्र। अभी ऊपर भी बताया था, जो जौनसार बावर क्षेत्र में ये कुछ इस प्रकार ऐसा मैप में दिखता है। तो ये कालसी क्षेत्र जो है, कालसी से सैया, कोरवा, चक्राता, देवबंद आदि आदि ये क्षेत्र पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो देहरादून है, इनको 2 भाग में बांटा गया है। तो एक तो हो गया दून घाटी, जिसको पछुआ दून वगैरह भी कहा जाता है। दून घाटी प्लेन एरिया लगभग रहता है। और एक होता है पहाड़ी में बसा हुआ, कौन सा क्षेत्र है? हमारा जौनसार क्षेत्र। जौनसार क्षेत्र, जौनसारी जनजाति के बारे में मैंने पीछे पढ़ा लिया है, तो आप पिछली वीडियो देख लेंगे। जौनसार भावर क्षेत्र पड़ता है। तो ये सभी क्षेत्र पड़ते हैं यहाँ पे। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारा कि नेक्स्ट में हम देखते हैं देहरादून में कौन सा क्षेत्र पड़ता है। एक पड़ता है आसन बैराज। तो आसन बैराज जो पड़ता है देहरादून में, वो मैप में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। आसन, आसन साइड, तो आसन बर्ड सेंचुरी जो है, ये इस प्रकार से कुछ दिखाई देती है। यहाँ पे जो साइबेरियन वगैरह पक्षी आते हैं,
क्योंकि क्या होता है कि सर्दियों में यहाँ पे साइबेरियन पक्षी आते हैं, तो इस प्रकार से वो जल में मस्त होके रहते हैं। तो यहाँ पे जो जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। आसन जो बैराज है, खाली आसन बैराज, जो बैराज यहाँ पे बना था, ये बना था 1967 में। कब बना था? 1967 में आसन बैराज बना था। और ये किस पे है? तो ये यमुना, यमुना यमुना जो नदी आ रही है, उसमें जो एक नहर निकाली गई है, ढालीपुर वगैरह साइड से जाती है सीधा नहर, तो ये यमुना नहर और आसन नदी, इन दोनों से मिलकर बना है कौन सा? आसन बैराज। ये आप ध्यान रखेंगे। और प्रवासी पक्षी और साइबेरियन पक्षी वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया। और इसको, आसन को क्या है कि आसन जब वेटलैंड संरक्षण क्षेत्र बना, क्या वेटलैंड वेटलैंड संरक्षण क्षेत्र, आरक्षित वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, ये कब बना? तो ये बना था हमारा 14 अगस्त 2005 को। कब बना? 14 अगस्त 2005 को। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ जो उत्तराखंड का एकमात्र रामसर स्थल है, उत्तराखंड का एकमात्र एकमात्र रामसर स्थल है, ठीक है। एकमात्र उत्तराखंड की रामसर साइड है ये, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ये कौन से नंबर की रामसर साइट बनी भारत की? तो 38वें नंबर की रामसर साइट बनी। और कब बनी ये? तो ये बनी 2020 में, इसको घोषित किया गया। कब? 2020 में। 2020 में इसको घोषित किया गया। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और यहीं पे जीएस का क्वेश्चन बनता है कि रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1971 में। कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। ईरान कौन सा? जहाँ पे अभी हाल में युद्ध चल रहा है, किसके साथ? इजराइल के साथ। वैसे तो सीज फायर हो गया, तो यहीं पे हुआ था, इसी के शहर रामसर में हुआ था ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आसन बैराज से जितने भी पॉइंट बन सकते हैं, मैंने इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता दिए। आगे चलते हैं हम। आगे चलते हैं। आगे हमारा जलप्रपात। तो जलप्रपात में टाइगर फॉल। टाइगर फॉल कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। टाइगर फॉल जिसने देखा नहीं होगा वो यहाँ पे फोटो में आराम से देख लें। तो टाइगर फॉल कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितनी है? अगर ऊंचाई यहाँ पे पूछ ली, टाइगर फॉल पहले पड़ता कहाँ पे, ये जान लेते हैं हम। एक मिनट। टाइगर फॉल पड़ता है हमारा चक्राता क्षेत्र में। कहाँ पर पड़ता है? चक्राता में। ध्यान रखेंगे भाई। थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। चक्राता क्षेत्र में ये पड़ता है। और चक्राता क्षेत्र में भी कहाँ? चक्राता क्षेत्र में जो ये पड़ता है, और इसकी ऊंचाई लगभग 50 मीटर है। कितनी है? 50 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। 50 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। ये भी आप ध्यान रखेंगे भाई, 50 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके साथ साथ एक दो और पाए जाते हैं यहाँ पे जलप्रपात देहरादून में। वैसे तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, पर एक है मोईगाड फॉल। मोईगाड फॉल ये भी चक्राता क्षेत्र में ही पाया जाता है। इसी के साथ एक किमोना फॉल, किमोना किमोना फॉल। और एक है मैसी जलप्रपात, मसूरी के आसपास पाया जाता है। मैसी जलप्रपात ये पाया जाता है मसूरी के आसपास। वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं, एक ही इंपॉर्टेंट है टाइगर जलप्रपात, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे पाए जाते हैं जो ताल है। ताल यहाँ पे कौन कौन से ताल हैं वो भी हम देख लेते हैं। ताल दो तीन ही ताल है इंपॉर्टेंट जो है। एक तो है कांसरो ताल। कौन सा ताल? ध्यान रखेंगे भाई आप, कांसरो, कांसरो ताल। और एक पाया जाता है चंदबाड़ी, यहाँ से चंद्रभागा नदी भी निकलती है, चंदबाड़ी ताल। और एक है यहाँ पे गौतम कुंड। क्या है? गौतम कुंड। ये सभी चीजें देहरादून में पाई जाती है, आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम। आगे हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई। तो एफआरआई मैप में कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है। तो आप अगर जाना चाहें, विजिट करना चाहें, जो लोग गए नहीं है, तो एफआरआई घूम सकते हैं। ये इस तरीके से मैप में कुछ दिखाई देता है। और ये हमारी एफआरआई की प्यारी सी बिल्डिंग है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो एफआरआई के बारे में काफी सारे पॉइंट है, तो इसमें हम देखते हैं एक वन बाय वन करके एफआरआई के बारे में। तो जो एफआरआई है, तो ये किसने इसका सुझाव दिया था बनाने का? तो एक थे डिट्रिच बेंडिस। कौन थे? डिट्रिच डिट्रिच बेंडिस नामक एक व्यक्ति था। उनको 1865 के आसपास इसको किया गया था, प्रथम वन महानिरीक्षक नियुक्त किया था। प्रथम वन महानिरीक्षक, प्रथम महानिरीक्षक
वन महानिरीक्षक नियुक्त किया गया था इसको। ठीक है, तो जब इसको तो इसी के सुझाव पर क्या हुआ, जब इसने सुझाव दिया डिटरिज बैंडिश ने, तो इसके सुझाव पर प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना की गई। कहाँ? देहरादून में प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना यहाँ पर की गई। ठीक है, और ये इसकी स्थापना कब की गई? वन महाविद्यालय की स्थापना ये की गई 1878 में। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, कब की गई? 1878 में इसकी स्थापना की गई। और इसका नाम पता है क्या रखा गया नाम? और ये इस महाविद्यालय का नाम क्या हुआ बाद में आगे चलकर? इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम करा गया फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम किया गया। और इसका नाम क्या रखा गया? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, ये इसका नाम रखा गया। और इसी के साथ आगे 1884 में इसका नाम बदलकर क्या किया गया? 1884 में इसका नाम किया गया इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल, इसका नाम कब किया गया? 1884 में। और 1906 में इसका नाम कर दिया गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इसमें जोड़ दिया गया, रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका नाम कब किया गया? 1906 में, ध्यान रखेंगे। और आज़ादी के बाद जब हम आज़ाद हो गए, तो आज़ादी के बाद इसमें से इंपीरियर हटा के, जो इंपीरियर है इसको हटा के इंडियन कर दिया गया। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम कर दिया गया। तो ये कुछ इसके पॉइंट थे, 2-4 पॉइंट इसमें कुछ और भी बचे हुए। तो जो और पॉइंट है इसमें और है हमारा कि उत्तराखंड का सबसे पुराना संग्रहालय, उत्तराखंड का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ पर है? यही देहरादून का वन संग्रहालय। ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और ये कब बना? 1914 में। ध्यान रखेंगे कब बना? 1914 में। और दिसंबर 1991 में इस अनुसंधान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि एफआरआई को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया 1991 में। ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसी के साथ 2006 में इसने अपनी प्लेटिनम जुबली मनाई, यानी इसको 100 साल पूरे हो गए थे, तो 2006 में इसने अपनी प्लेटिनम जुबली भी मनाई। ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसी के साथ एफआरआई संग्रहालय एफआरआई का जो संग्रहालय है, एफआरआई संग्रहालय है जो, वहाँ पे क्या है कि एशिया में लकड़ी का बना एकमात्र हॉल है। एशिया में लकड़ी का बना एकमात्र हॉल है यहाँ पे, जिसमें 18,000 कास्ट, लकड़ी के कास्ट नमूने को रखा गया है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे वानिकी संग्रहालय के कितने? 6 अनुभाग है। कितने अनुभाग है भाई? 6 अनुभाग है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे और नोट कर लेंगे आप ये सभी पॉइंट। आगे इसमें 2-3 फैक्ट और बचे हैं। इसमें जो भवन परिसर है, इसकी जो आधारशिला है, कौन सा? जो ये सामने फोटो में दिख रहा है ना, इस भवन के आधारशिला जो रखी गई, ये रखी गई थी, इसकी आधारशिला रखी गई थी 1923 में। ध्यान रखेंगे भाई, 1923 में। और ये जो मुख्य भवन बना है ना इसका, ये ग्रीक और रोमन शैली में बना है। ग्रीक और रोमन शैली में ये बना है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और इसके वास्तुकार पूछ लें अगर, वास्तुकार कौन थे भाई इसके? तो इसके वास्तुकार थे सीजी ब्लॉमफील्ड, इसके वास्तुकार थे। ये नाम आप ध्यान रखेंगे भाई अच्छे से। और मुख्य भवन का जो उद्घाटन हुआ था, मुख्य भवन जो ये भवन बना हुआ है ना, इसका जो उद्घाटन हुआ था, ये उद्घाटन कब हुआ था? ये उद्घाटन हुआ था 7 नवंबर 1929 को। और किसने किया था ये उस टाइम वायसराय थे हमारे, वायसराय। वो वायसराय कौन थे? इरविन द्वारा इसका क्या किया गया था? उद्घाटन
किया गया था। और एक इसमें जो मुख्य गेट है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े होकर तस्वीर भी खिंचाते हैं रोड से, तो उस मुख्य गेट का नाम है, क्या है, ब्रेंडिस गेट। इंपॉर्टेंट है भाई ये, एग्जाम में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन यहाँ से, ये मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं पूरा बता रहा हूँ। और यहीं पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना कब हुई? 1938 में। कौन सी? इंदिरा, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1938 में। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे यहाँ से, ठीक है। और आगे चलते हैं, इतना ही है। अब एफआरआई के बारे में काफी कुछ मैंने बता दिया है, वैसे तो इतना ही है एफआरआई के बारे में। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है प्रमुख पर्यटक स्थल। तो प्रमुख पर्यटक स्थल में पहला है हमारा गुच्चू पानी। तो ये गुच्चू पानी कहाँ पे है? गुच्चू पानी आप सभी को पता है, देहरादून में, जिसको रॉबर्ट्स केव गुफा भी कहा जाता है। मैप में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, और गुच्चू पानी की फोटो कुछ इस प्रकार से गुच्चू पानी दिखाई देता है। इसको डाकुओं की गुफा भी कहा जाता है। किसको? गुच्चू पानी को क्या कहा जाता है भाई? डाकुओं की गुफा भी इसको कहा जाता है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा भागीरथी रिजॉर्ट देहरादून, और ये पाया जाता है देहरादून के सेलाकुई में है ये रिजॉर्ट। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, अगर किसी को जाना हो तो वहां पे जा सकता है बढ़िया से। और आगे है हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा बुद्धा टेम्पल। तो बुद्धा टेम्पल कहाँ पे है? देहरादून में है, क्लेमन टाउन में पड़ता है बुद्धा टेम्पल। और ये किस तर्ज पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मंडोलिक मठ के रूप में। कैसा? मंडोलिक, ध्यान रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मंडोलिक मठ के रूप में इसको बनाया गया है। किसको? बुद्धा टेम्पल को। और यहाँ पे जो ये बुद्धा स्तूप बने हुए हैं ना, ऐसे ही बुद्ध की मूर्ति है यहाँ पे, बुद्ध की मूर्ति। तो जो बुद्ध की मूर्ति है उसकी ऊंचाई अगर कभी पूछ ले तो वो है 103 फीट। 103 फीट की बुद्ध की यहाँ पे प्रतिमा है। और इसकी स्थापना पूछ ले आप, पूछ सकता है ना, यूके ट्रिपल एस भाई कुछ भी पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 28 अक्टूबर 2002 को। कब हुई? 28 अक्टूबर 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा फन वैली देहरादून। तो ये देहरादून में कहाँ पे पड़ता है? डोईवाला क्षेत्र में, हरिद्वार रोड पे ये पड़ता है फन वैली देहरादून। कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देता है फन वैली देहरादून। यहाँ पे गर्मियों में वैसे काफी भीड़ रहती है, तो कोई भी लोग जाना चाहे तो जा सकता है। ये भी यहाँ पे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। आगे है हमारा क्लॉक टावर देहरादून। तो ये तो सभी ने देखा होगा, लगभग जो भी देहरादून गए होंगे बच्चे उन्होंने सभी ने देखा होगा। तो क्लॉक टावर के बारे में जानते हैं हम कैसे बनाइए। तो क्लॉक टावर की जो नींव पड़ी, नींव जो इसकी पड़ी थी नींव, तो वो रखी गई थी 24 जुलाई 1948 को। उस टाइम जो हमारी राज्यपाल थी, तत्कालीन राज्यपाल, वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है। उन्होंने इसकी नींव रखी थी। किसने? सरोजनी नायडू ने। और ये बनकर तैयार कब हुआ? तो इसका उद्घाटन हुआ अक्टूबर 1953 में, अक्टूबर 1953। और उस टाइम किसने करा था ये? तो इसका उद्घाटन करा था लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसको बलबीर टावर भी कहा जाता था। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखें, क्या बलबीर टावर भी इसको कहा जाता था। तो इतना ही आप उसके बारे में। और ये षष्ठ भुजाकार है, मतलब 6 भुजाएं हैं इसकी, अगर आप कभी देखोगे गौर से तो 6 भुजाएं इसमें बनी हुई है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा मालसी डियर पार्क होगा। ये डियर नहीं डियर होगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, मालसी डियर पार्क। तो मालसी डियर पार्क देहरादून में पड़ता है। ये मसूरी जाते टाइम रोड पे आपको दिख जाएगा, तो घूमने आप जा सकते हैं यहाँ पे, मालसी डियर पार्क देहरादून में। और इसको 2018 में यहाँ पे क्या हुआ था इसी के अंदर, ये भी आप इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखेंगे आप। 2018 में इसी जू के अंदर कैक्टस पार्क की स्थापना हुई थी। किस पार्क की? कैक्टस। पढ़ते होंगे ना कैक्टस पार्क कहाँ है, तो कैक्टस पार्क ये मालसी डियर पार्क के ही अंदर है। तो कब हुई थी? 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, किसकी? कैक्टस पार्क की, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा देहरादून के प्रसिद्ध मेले। तो प्रसिद्ध मेलों में क्या है? टपकेश्वर मेला लगता है। कहाँ पे? देहरादून में। और ये कब लगता है? टपकेश्वर मंदिर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और ये मेला कब लगता है? तो ये लगता है हमारा शिवरात्रि के समय, ठीक है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, टपकेश्वर मंदिर देहरादून। वैसे तो बहुत सारे लोग घूमने गए होंगे यहाँ पे।
नेक्स्ट है हमारा नुणाई मेला। तो नुणाई मेला कहाँ लगता है? तो नुणाई मेला लगता है हमारा जौनसार बावर क्षेत्र में लगता है नुणाई मेला। और ये नुणाई मेला कब लगता है? तो ये श्रावण माह में लगता है। ध्यान रखेंगे कब लगता है वो नुणाई मेला? तो ये लगता है हमारा श्रावण माह में। और श्रावण माह में जो भेड़ बकरियां चराने पालने वाले होते हैं वो सभी लोग मतलब अपनी बकरियों को इकट्ठा करके उनको नमक वगैरह देते हैं, कुछ ऐसी प्रथा है जौनसार क्षेत्र में। तो इस प्रकार से नुणाई मेला लगता है जौनसार के जो ऊंचे ऊंचे डांडे होते हैं जहाँ पे मतलब बड़े बड़े घास के मैदान वो पहाड़ों में, तो वहाँ पे ये मेला आयोजित किया जाता है। आगे चलते हैं हम, आगे है हमारा बिस्सू मेला। तो बिस्सू मेला कुछ इस प्रकार की वेशभूषा जौनसार क्षेत्र में पहनी जाती है। ये रवाई, जौनपुर और आपका उत्तरकाशी क्षेत्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कौन सा? बिस्सू मेला। और उत्तरकाशी के कौन कौन से क्षेत्रों में मनाया जाता है? तो उत्तरकाशी के जो क्षेत्र हैं, इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र हैं, एक तो भटाणु, भटाणु हो गया, आपका टिकोची हो गया, टिकोची, टिकोची हो गया, और चकराता जौनसार, चकराता जौनसार बावर क्षेत्र में ये मेला मनाया जाता है। और यहीं पे चकराता में एक और मेला मनाया जाता है, जखोली मेला, जखोली, जखोली मेला। ये भी आप ध्यान रखिए कहाँ पे? जौनसार बावर में क्षेत्र में मनाया जाता है। और एक मनाया जाता है गनियात मेला। कौन सा? गनियात मेला। ये भी जौनसार बावर क्षेत्र में ही लगता है। आगे चलते हैं, आगे है हमारा कि वीर केसरी चंद मेला। तो वीर केसरी चंद मेला हमारा ये 3 मई का मेला, 3 मई को लगता है वीर केसरी चंद का मेला। ध्यान रखेंगे कहाँ पे लगता है? ये लगता है चौली थात पे। चौली थात कहाँ पे है? देहरादून में। ये स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, 3 मई को इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। और तो इसी के उपलक्ष्य में इनके बलिदान दिवस पे ये मेला लगता है। और एक लगता है जौनसार बावर क्षेत्र में गोगा की जात्रा, गोगा की, गोगा की जात्रा। ये कहाँ होती है? जौनसार क्षेत्र में। और ये होती है विषुवत संक्रांति में। कब होती है? विषुवत संक्रांति में। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम, आगे हमारा श्री गुरु राम राय दरबार साहिब देहरादून। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। पहले शुरू में मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये मुगल शैली में बना हुआ गुरुद्वारा है। और ये देहरादून में कहाँ पे है? देहरादून में कहाँ पे बना हुआ है? तो देहरादून में धामा वाला। ध्यान रखेंगे भाई, देहरादून में धामा वाला। मैंने बताया भी था आपको, 3 गांव दान दिए थे, तो धामा वाला में ये बना हुआ है। और किसमें? मुगल शैली में बना हुआ है, मुगल शैली में। यहीं पे झंडा दरबार, क्या है? झंडा दरबार, झंडा दरबार की स्थापना यहीं पे हुई थी, झंडा दरबार। तो झंडा दरबार भी यहीं पे लगता है। तो ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और जो ये मेला लगता है ना, ये लगभग लगता है हमारा 15 दिन का, 15 दिनों तक ये मेला कम से कम लगता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और गुरुद्वारे का निर्माण कब हुआ था? ये गुरुद्वारे का निर्माण, यहाँ पे जो गुरुद्वारा बना था इसका निर्माण हुआ था 1707 में। कब हुआ था? 1707 में। और ये किसने गुरुद्वारे का कार्य पूर्ण करा था? तो जो गुरु राम राय की पत्नी थी पंजाब कौर, पंजाब कौर, उन्होंने इस गुरुद्वारे का निर्माण पूर्ण करा था। और जब गुरु राम राय का जी का जन्मदिन होता है तो उसके अवसर पर 15 दिन का यहाँ पे झंडा मेला लगता है। और इसी ने क्या करा था कि 1952 में क्या, गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। क्या हुई थी? गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की शुरुआत भी इन्होंने ही यहीं से की थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम, आगे है हमारा देहरादून के संस्थान व विभाग। तो फटाफट से यहाँ से देख लेते हैं हम। तो पहला है हमारा उत्तराखंड भाषा संस्थान। तो उत्तराखंड भाषा संस्थान ये कुछ इस तरीके से इनका ऑफिस है देहरादून में। और इसकी स्थापना अगर पूछेंगे, वैसे तो बहुत सारे 2009 2000 कुछ भी है इसमें, संशय काफ़ी सारा है, पर जो इसमें ऑफिशियल डेट है, इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 2010 को। का 24 फरवरी 2010 को। और 24 फरवरी 2010 को ही पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी अकादमी की स्थापना हुई थी। कौन सी? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल, नोट कर लेंगे, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी अकादमी की स्थापना भी इसी दिन हुई थी। ये भी आप ध्यान रख लेंगे। आगे चलते हैं हम, आगे हमारा उत्तराखंड में प्रथम साइबर थाने की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये भी देहरादून में ही हुई थी। और ये कब हुई थी? 2015 में। ध्यान रखेंगे कब हुई थी? 2015
2015 में ये स्थापना हुई थी। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम। आगे है विज्ञान धाम साइंस सिटी देहरादून। तो विज्ञान धाम साइंस सिटी जो देहरादून में ये बनी हुई है, इस प्रकार से कुछ दिखती है। तो ये बनी हुई है देहरादून के झाझरा में। ये आप ध्यान रखें कहाँ पर बनी हुई है साइंस सिटी, तो ये झाझरा में बनी हुई है देहरादून में। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा मानसिक रोग संस्थान। तो मानसिक रोग संस्थान जो है वो बना हुआ है हमारा सैलाकुई में। कहाँ बना हुआ है? सैलाकुई में बना हुआ है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम। आगे हमारा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल। तो सिडकुल की स्थापना आप सभी को पता है, सिडकुल की स्थापना हुई थी 2002 में। पहले भी मैं बता चुका हूँ, सिडकुल का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? देहरादून में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग। ये भी देहरादून में ही है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। किसकी? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 2003 में। नेक्स्ट है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। ये भी देहरादून में ही स्थित है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय दृष्टि बाधित बाधित संस्थान होगा। राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान, ये भी कहाँ पर है? हमारा देहरादून में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। कब हुई थी राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान की स्थापना? ये हुई थी 1943 में। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान या इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IRS। तो ये कहाँ पे? हाथीबढ़ कला में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। कब हुई थी? 1966 में। पूछे जा सकते हैं ये संस्थान कभी भी कि ये संस्थान कहाँ पे और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन्य जीव संस्थान। ये भी कहाँ है? देहरादून में। ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर इसकी स्थापना पूछेगा तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र। ये भी देहरादून में ही स्थित है। नेक्स्ट है हमारा भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। तो ये कहाँ है? ये है हमारा देहरादून में। और इसकी 3 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं इसकी। ध्यान रखेंगे 3 शाखा। तो 3 शाखा कहाँ कहाँ पर है? तो एक तो हमारी देहरादून में ही हो गई। ठीक है। दूसरी हो गई हमारी अल्मोड़ा में और तीसरी हो गई हमारी पौड़ी में। ये इसकी 3 शाखाएं हैं। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान भी कहाँ पर है? देहरादून में ही स्थित है। नेक्स्ट है हमारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA संस्थान कहाँ है? ये भी देहरादून में ही स्थित है। और इसकी स्थापना अगर पूछ ले तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड। इसकी स्थापना भी देहरादून में ही है। और ये कहाँ पे है? गढ़ी कैंट। देहरादून में कहाँ पर है अगर पूछ लेंगे तो गढ़ी कैंट में स्थित है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और यहीं पे उत्तराखंड वन विभाग, ये भी देहरादून में ही है। देहरादून कहाँ? राजपुर रोड में। ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम। राज्य महिला आयोग देहरादून। ये भी महिला आयोग कहाँ है? तो सारे ऑफिस ज्यादातर देहरादून में ही, इसलिए इतने सारे ऑफिस हैं ये देहरादून में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना किसके तहत हुई? जो महिला आयोग एक्ट है, महिला आयोग एक्ट अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 2006 में। और ये कहाँ पर है? ये बाली वाला नहीं होगा, बल्ली वाला है। बल्ली वाला देहरादून में। ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। बल्ली वाला देहरादून में इसका ऑफिस है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि राज्य में नाट्य कला के विकास के लिए देहरादून व अल्मोड़ा में रंगमंडल की स्थापना की गई है। तो कहाँ कहाँ रंगमंडल की स्थापना की गई है? देहरादून और अल्मोड़ा में की गई है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ONGC की स्थापना 1956 में की गई है और उसका मुख्यालय भी देहरादून में, ये ONGC का। अब प्रथम ऑयल म्यूजियम, भारत का प्रथम ऑयल म्यूजियम, जो ये ऑयल म्यूजियम है, ये भी 14 अगस्त 2005 को इसकी स्थापना की गई और ये पहला ऑयल म्यूजियम है। और इसी के साथ नेक्स्ट है हमारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना
तो वैसे तो वेस्ट बंगाल में हुई थी, और ये वेस्ट बंगाल में कब हुई थी? 1767 में, 1767 में 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जब देहरादून इसको स्थानांतरित किया गया, देहरादून में स्थानांतरित किया गया, तो ये किया गया था देहरादून में स्थानांतरित 1942 में। ठीक है। और भू सर्वेक्षण, इसका कार्य क्या है? भू सर्वेक्षण और मानचित्र वगैरह बनाने की एकमात्र अभिकरण इकाई यही है। कौन सी? भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये। और इस पर भारत का प्रथम डाक टिकट, अगर पूछेंगे भारत का प्रथम डाक टिकट किस पर जारी हुआ था, तो वो भी इसी पर जारी हुआ था। कब हुआ था? 1854 में। ठीक है, 1854 में इसी पर जारी हुआ था। और एक पॉइंट और छूट गया कि गो विज्ञान, क्या? गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी देहरादून में कहाँ है? देहरादून में ऋषिकेश में। पशुलोक जो है ये देहरादून के ऋषिकेश में ही है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो ये थे हमारे देहरादून से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे देहरादून डिस्ट्रिक्ट से। बाकी अभी काफ़ी कुछ छूटा हुआ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। एक पार्ट अभी इसका और आएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने भी मैंने ये पॉइंट बताए हैं आप इनको जरूर नोट कीजिएगा। और अगर कुछ भी इसमें गलती हुई हो, वैसे गलती इंसान से ही होती है, तो अगर कुछ भी इसमें गलती हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसे सुधारने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और इसका भाग 2 अभी कल या 1-2 दिन में मैं भाग 2 भी इसका बना के डाल दूंगा, तो आप अच्छे तरीके से इसको पूरी वीडियो को नोट कर लीजिएगा। और डिस्ट्रिक्ट सीरीज से आप पूरा जुड़ा रहिएगा, क्योंकि ये रीड है उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड की जो एग्ज़ाम की है, तो ये रीड मानी जाती है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। तो आप अच्छे से जुड़े रहिएगा, बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।